नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 14 की क्लास कर रहे थे। आज हमारी अध्याय 14 की दूसरी क्लास है। आज की क्लास की शुरुआत हम धारा 313 से करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। धारा 313 के अंदर आपात की दशा में असाधारण शक्तियों के बारे में बताया गया है। इस धारा के अंदर पहला पॉइंट है, आपातकाल की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी संकर्म या कार्य जो जनता की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो के निष्पादन के लिए नगरपालिका को सशक्त करेगा। और इसमें आगे कहा गया है, संकर्म तथा कार्य निष्पादन के लिए व्यय तथा नियुक्त व्यक्ति को समुचित पारिश्रमिक नगरपालिका द्वारा तत्काल दिया जाएगा, ऐसा निर्देश दे सकेगा। और दूसरा पॉइंट है, यदि व्यय तथा पारिश्रमिक का संदाय नहीं किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में उस समय नगरपालिका का धन है को संदाय का आदेश देगा। आदेश का पालन करना ऐसे व्यक्ति के लिए आबद्ध होगा। अब इस धारा का अर्थ हम समझेंगे। इस धारा में यह कहा गया है कि जब कभी नगरपालिका क्षेत्र में आपात की स्थिति हो तो उस स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कार्य जो जनता की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हों या उस आपातकाल के हिसाब से आवश्यक कार्य हों, तो ऐसे संकर्म और कार्यों को करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नगरपालिका को सशक्त करेगा। अर्थात उस आपातकाल से संबंधित सभी कार्य करने के लिए नगरपालिका को कह सकेगा और दिशा निर्देश दे सकेगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह कही गई है कि आपात के समय में जो भी संकर्म और कार्य किए जाएंगे उनके निष्पादन के लिए जो भी खर्चा होगा वह खर्चा प्लस आपातकाल के समय जो भी व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं उन सभी का पारिश्रमिक या जो भी उनकी सैलरी है या तनख्वाह है या मजदूरी है वह नगरपालिका द्वारा दी जाएगी। और इसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट नगरपालिका को आदेश दे सकेगा। आगे हम देखेंगे इस धारा का दूसरा पॉइंट, जिसका अर्थ यह हो जाएगा कि इस प्रकार के कार्यों के निष्पादन के लिए जो भी व्यय होगा और व्यक्तियों का जो पारिश्रमिक है यदि उसका भुगतान नगरपालिका द्वारा नहीं किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका का धन है, अर्थात नगरपालिका की जो निधि है जिसकी जिम्मेदारी नगरपालिका के किसी व्यक्ति को या अधिकारी को दी गई है, उस अधिकारी या व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि वह तुरंत इस प्रकार के व्यय और पारिश्रमिक का भुगतान करे और ऐसा व्यक्ति उस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध अर्थात बाउंड होगा। तो यह धारा 313 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 314, जिसके अंदर आपात के समय में नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यापेक्षा का अनुपालन, इसके बारे में बात कही गई है। यदि हम सीधे सीधे इसका अर्थ समझें तो इसमें यही बात कही गई है कि कोई भी ऐसी स्थिति आए जब राज्य सरकार को अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो नगरपालिका अपने कर्मचारियों को राज्य सरकार के द्वारा ऐसी अध्यापेक्षा अर्थात मांग करने पर उपलब्ध करा सकती है। अर्थात सीधा अर्थ यही है कि जब भी राज्य सरकार को अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो और राज्य सरकार नगरपालिका से अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए मांग करे तो नगरपालिका अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करवाएगी। अब इस धारा को निम्न पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। इस धारा में बताया गया है कि युद्ध, अकाल, दुर्भिक्ष, खतरनाक रोग, बाढ़ या अन्य इसी प्रकार की कोई भी आपात स्थिति, मेले, त्योहार या अन्य अवसर जब भीड़ एकत्रित हो तब राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अध्यापेक्षा अर्थात मांग करने पर नगरपालिका द्वारा चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीका, विद्युत, जल संकर्म, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों व उसके द्वारा नियोजित वैध हकीमों की सेवा प्रदान के लिए की गई अध्यापेक्षा का अनुपालन करेगी। अब इस धारा के अर्थ को हम समझें तो इसमें यही बात कही गई है कि जब भी कोई आपात स्थिति हो या नगरपालिका क्षेत्र में मेले, त्योहार इत्यादि का आयोजन हो, जब भीड़ एकत्रित ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार या उसके द्वारा जो भी प्राधिकृत अधिकारी है वह नगरपालिका से ऐसी मांग कर सकता है कि व्यवस्था करने के लिए उसे अतिरिक्त कर्मचारी प्रदान किए जाएं और ऐसी अध्यापेक्षा वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कर सकता है। तो उस स्थिति में नगरपालिका के द्वारा
जो नगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं या अन्य विभागों में भी जो भी अधिकारी हैं, जैसे चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सार्वजनिक निर्माण विभाग या नगर पालिका नियोजित जो भी वैध हकीम हैं, उनको सेवा प्रदान करने के लिए की गई अध्यापेक्षा का अनुपालन नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। और आगे इसमें एक पॉइंट यह दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित उचित प्रभारों की पूर्ति नगर पालिका करेगी, अर्थात जो भी अधिकारी और कर्मचारियों को अध्यापेक्षा के अनुपालन में लगाया जाएगा तो उनको उचित प्रभार जो राज्य सरकार के द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे वह नगर पालिका द्वारा देय होंगे। तो यह धारा 314 के अंदर बताया गया है। अगली धारा है धारा 315, जिसमें सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण अर्थात एजेंसी के बारे में बताया गया है। इस धारा का पहला पॉइंट है, ऐसे सार्वजनिक संक्रमण जिनके लिए राज्य सरकार की राय में किसी अंश तक वृत्तिक कुशलता अर्थात डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्किल अपेक्षित हो और जो नगर पालिका के प्रबंधनाधीन ना हो, ऐसे कार्य राज्य सरकार द्वारा या अभिकरण जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। इस पॉइंट का अर्थ यह जाएगा कि ऐसे पब्लिक वर्क या सार्वजनिक संक्रमण जिनके लिए राज्य सरकार की यह राय है कि उनके लिए या उन कार्यों के लिए या तो किसी प्रोफेशनल स्किल की आवश्यकता है और ऐसे कार्य जो नगर पालिका के प्रबंध में नहीं है, अर्थात नगर पालिका उन कार्यों का प्रबंध नहीं करती है, तो उन कार्यों को या तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा या राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किसी एजेंसी या अभिकरण के द्वारा किया जाएगा। तो यह पहले पॉइंट में दिया गया है। दूसरा पॉइंट है, नगर पालिका के अन्य संक्रमण इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे अभिकरण द्वारा तथा ऐसे पर्यवेक्षण में जो नगर पालिका उचित समझे निष्पादित किए जाएंगे। पहले पॉइंट में तो हमने उन कार्यों को देखा जिनके लिए राज्य सरकार ऐसा आवश्यक समझती है कि प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता है और जो नगर पालिका के द्वारा प्रबंध नहीं किए जाते हैं तो उनको राज्य सरकार कर सकती है या राज्य सरकार किसी एजेंसी को उसका काम सौंप सकती है। और दूसरे पॉइंट में हम उन कार्यों की बात कर रहे हैं जो इन कार्यों के अलावा जो अन्य नगर पालिका के कार्य हैं वो नगर पालिका द्वारा उसके बनाए गए नियमों के अधीन कोई एजेंसी के द्वारा और ऐसे पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविजन में जो नगर पालिका उचित समझे निष्पादित किए जाएंगे। यह दूसरे पॉइंट के अंदर दिया गया है। इस धारा के अंदर 2 पॉइंट और शेष हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। धारा 315 में अगला पॉइंट है तीसरा, जब नगर पालिका का कोई संकर्म राज्य सरकार या अभिकरण द्वारा निष्पादित किया जाता है तो संकर्म पर उपगत व्यय, पर्यवेक्षण, औजारों, संयंत्रों के लिए प्रभार जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगे का संदेह राज्य सरकार या अभिकरण को किया जाएगा, सिवाय उस दशा को छोड़कर जब उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधित्यक्त अर्थात माफ कर दिया जाए। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए। इस पॉइंट में यह बात कही जा रही है कि नगर पालिका के जो भी कार्य हैं जिनके लिए प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता थी और नगर पालिका द्वारा उनका प्रबंध नहीं किया जा रहा था, तो वह कार्य या तो राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे थे या किसी अभिकरण के द्वारा किए जा रहे थे। तो जब राज्य सरकार या अभिकरण के द्वारा वह कार्य किए जा रहे हैं तो उस कार्यों पर जो भी खर्चा होने वाला है, उसके सुपरविजन के लिए जो भी खर्चा होगा, उस कार्य में जो भी औजार या अन्य संयंत्र जो भी यूज हो रहे हैं उनका जो भी चार्ज है और वह चार्ज राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य हो रहा है, उसके लिए यदि किसी मशीन की आवश्यकता है जिसको किराए इत्यादि पर लिया गया है तो उसका किराया राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इस प्रकार के सभी प्रभारों के लिए राज्य सरकार या अभिकरण को संदेह किया जाएगा, अर्थात जो नगर पालिका है जिसके कार्य किए जा रहे हैं वह राज्य सरकार को या अभिकरण को जो भी उसका कार्य कर रहा है उसको भुगतान करेगी। केवल एक कंडीशन को यहाँ पर बताया गया है कि यदि राज्य सरकार उस कार्य के लिए भुगतान को माफ कर दे तो उस स्थिति में राज्य सरकार को या अभिकरण को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, अन्यथा अन्य स्थितियों में राज्य सरकार और अभिकरण को भुगतान करना पड़ेगा। नगर पालिका का जो भी कार्य राज्य सरकार और अभिकरण द्वारा किया गया है उसका भुगतान नगर पालिका राज्य सरकार और अभिकरण को करेगी। अगला पॉइंट
चौथा पॉइंट है, उपधारा 3 के अधीन राज्य सरकार या अभिकरण को दिए रकम का भुगतान नियत समय में नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है को निर्देश दे सकेगी कि वह अन्य प्रभारों पर पूर्विकता अर्थात प्रायोरिटी देते हुए उसका संदाय करे। वह व्यक्ति आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा। अब हमने तीसरे पॉइंट में पढ़ा कि नगरपालिका को राज्य सरकार या अभिकरण को भुगतान करना होगा। अब चौथे पॉइंट में यह बात कही जा रही है कि यदि नगरपालिका उसका जो कार्य था जो राज्य सरकार या अभिकरण द्वारा किया गया उस कार्य के लिए नगरपालिका यदि भुगतान नहीं कर रही है सही समय पर तो फिर राज्य सरकार एक आदेश निकालेगी और वह आदेश उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके पास नगरपालिका निधि की अभिरक्षा है। अर्थात जो व्यक्ति नगरपालिका निधि के लिए जिम्मेदार है या उसका रखरखाव कर रहा है या जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है, ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार आदेश देगी कि सभी प्रभारों अर्थात जो भी नगरपालिका निधि पर जो भी प्रभार हैं या जो भी अन्य काम हैं जो नगरपालिका निधि से होंगे उन सब में सबसे पहले प्रायोरिटी राज्य सरकार का या अभिकरण का जो भुगतान है उसको दी जाए और तुरंत से तुरंत राज्य सरकार और अभिकरण का पेमेंट या भुगतान किया जाए और ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार के इस आदेश को पालन करने के लिए बाध्य होगा या आबद्ध होगा। यह धारा 315 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूं यह धारा आपको समझ में आई होगी। धारा 316 के अंदर राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संकर्मों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। इस धारा को पहले हम निम्न पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। एक बार पहले हम सभी पॉइंटों को पढ़ लेंगे, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका से परामर्श करने के पश्चात निम्न कार्य करना विधिपूर्ण होगा। जिसमें पहला कार्य है, स्थायी प्रकृति के ऐसे संकर्म जो राज्य सरकार की राय में निवासियों जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर के हों या बाहर के हों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक हों, ऐसे कार्यों और संकर्मों का पूर्णतः या भागतः निर्माण करना। दूसरा पॉइंट है, किसी संकर्म के प्रबंध तथा अनुरक्षण के कार्य को अपने पास रखना या पूर्णतः या भागतः नगरपालिका को सौंप देना या नगरपालिका से वापस लेना। और तीसरा पॉइंट है, ऐसे संकर्म की पूंजी लागत तथा प्रबंध अनुरक्षण की लागत जो राज्य सरकार नियत करे का भुगतान नगरपालिका निधि से या अधिरूपित करों के आगमों से वसूल करना। अब इसके पहले पॉइंट को आप समझिए। यहाँ बात की जा रही है कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका से परामर्श करने के बाद निम्न कार्य करना विधिपूर्ण होगा। अर्थात राज्य सरकार नगरपालिका के संबंध में नगरपालिका के जो कार्य हैं उनके ऊपर नगरपालिका से विचार विमर्श करेगी और राज्य सरकार उन कार्यों को स्वयं करेगी। और वह कौन कौन से कार्य होंगे उन्हें नीचे दिया गया है। तो पहले का पॉइंट में बताया गया है कि स्थायी प्रकृति के ऐसे कार्य जिन्हें राज्य सरकार निवासियों के लिए, और यह निवासी या तो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रह सकते हैं या नगरपालिका क्षेत्र के बाहर के भी हो सकते हैं, तो इन निवासियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक हों ऐसे कार्यों को राज्य सरकार पूर्णतः अर्थात पूरी तरीके से या भागतः निर्माण कर सकती है। तो इसका यही अर्थ हो जाएगा कि राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि निवासियों के स्वास्थ्य के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए कोई कार्य आवश्यक है तो नगरपालिका से परामर्श करने के पश्चात राज्य सरकार उस कार्य को पूरी तरीके से स्वयं कर सकती है या आंशिक रूप से भी राज्य सरकार उस कार्य का निर्माण कर सकती है। अगला पॉइंट दिया गया है कि जो भी कार्य हैं उनके प्रबंध और अनुरक्षण का जो कार्य है वह राज्य सरकार या तो अपने पास रख लेगी या हो सकता है पूरी तरीके से या आंशिक रूप से नगरपालिका को सौंप सकती है या फिर हो सकता है नगरपालिका से वापस भी ले ले। जैसे मान लीजिए कोई सुरक्षा का विषय है या कोई महामारी या इत्यादि का विषय है तो कई बार नगरपालिका अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है तो राज्य सरकार ऐसे कार्य को हो सकता है पूर्ण रूप से अपने ऊपर ले ले और राज्य सरकार उस कार्य को करे। या हो सकता है कई बार ऐसे कार्य भी आपने देखे होंगे कि जिन्हें राज्य सरकार कर रही है तो उन कार्यों को पूर्णतः नगरपालिका को भी दिया जा सकता है या आंशिक रूप से भी दिया जा सकता है। तो दूसरे पॉइंट में यही दिया है कि जो भी कार्य हैं उनका प्रबंध और उनका अनुरक्षण का कार्य राज्य सरकार अपने पास रख सकती है या फिर नगरपालिका को भी सौंप सकती है। तीसरा पॉइंट है
कि ऐसे जो भी संक्रम हैं उनमें जो भी पूंजी लागत आने वाली है, अर्थात जो कार्य राज्य सरकार करने वाली है उस पर कुछ ना कुछ खर्चा जरूर आएगा, उसके प्रबंधन में, उसके अनुरक्षण में भी कोई ना कोई खर्चा जरूर आएगा। तो उसके लिए लागतें जो तय की जाएंगी वह राज्य सरकार द्वारा तय की जाएंगी, यानी राज्य सरकार तय करेगी कि इस कार्य के लिए कितना धन लेना है। और राज्य सरकार द्वारा जब धन नियत कर दिया जाएगा तो नगरपालिका निधि से उसका भुगतान किया जाएगा, या फिर राज्य सरकार द्वारा कर लगाकर नगरपालिका से उस धन की वसूली की जा सकती है। तो गा पॉइंट का अर्थ हम देखें तो यही हो जाएगा कि जो भी संक्रम हैं और उन पर जो भी खर्चा हो रहा है राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा, और यह भुगतान नगरपालिका निधि से किया जाएगा या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो अधिरोपित कर है नगरपालिका के ऊपर उनसे किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इस धारा का कि जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में नगरपालिका धन है उसका कर्तव्य है कि वह उक्त कार्य के लिए नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार को संदाय करे। यह पॉइंट हमने पिछली धाराओं में भी पढ़ा था। यह वही सेम पॉइंट है कि जो भी धन का भुगतान राज्य सरकार को किया जाना है उस धन का भुगतान की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि या नगरपालिका का धन है। तो ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह जो भी कार्य है उक्त कार्य उसके लिए राज्य सरकार को भुगतान करे। तो यह धारा 316 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 317, जिसके अंदर नगरपालिक मामलों की सरकार द्वारा जांच के बारे में बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है, राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को नगरपालिका के नगरपालिक प्रशासन से संबंधित किन्हीं मामलों या ऐसे किन्हीं अन्य मामलों की जिनकी मंजूरी और अनुमोदन अधिनियम में है जांच करने का आदेश दे सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि जो राज्य सरकार है वह किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी और वह अधिकारी नगरपालिका के जो नगरपालिक प्रशासन के मामले हैं तथा अन्य ऐसे मामले जिनकी मंजूरी और अनुमोदन अधिनियम में दिया गया है उन मामलों पर वह अधिकारी जांच कर सकता है और जांच का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है, ऐसी जांच करने वाले अधिकारी को इस प्रयोजनार्थ वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्न मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित होती हैं। और वह मामले निम्न हैं। तो पहला है प्रकटीकरण तथा निरीक्षण, दूसरा है साक्षियों को हाजिर कराना तथा उनके व्ययों को जमा कराना, तीसरा है दस्तावेजों को पेश किए जाने के लिए बाध्य करना, चौथा है शपथ पर साक्षियों की परीक्षा करना, स्थगन करना, शपथ पत्र पर लिए गए साक्ष्य ग्रहण करना और साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन गठन करना। तो दूसरे पॉइंट का अर्थ भी यही हो जाएगा कि जो जांच वाला अधिकारी है या जांच करने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है उस अधिकारी के पास भी सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होंगी। और किन किन मामलों में होंगी तो हमने देख लिया कि प्रकटीकरण तथा निरीक्षण के मामले में साक्षियों को हाजिर करना, अर्थात वह गवाहों को हाजिर करा सकता है और जो गवाहों की हाजिरी के लिए जो भी खर्च होगा उस खर्च को भी वह जमा करवाएगा। और वह किससे जमा कराएगा उसे हम अगले पॉइंट में देखेंगे। और यदि एविडेंस से संबंधित साक्ष्यों से संबंधित कोई भी दस्तावेज है तो वह अधिकारी जमा कराने के लिए या पेश करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसी प्रकार शपथ पर साक्षियों की परीक्षा की जाएगी, अर्थात उनसे यह शपथ दिलाई जाएगी कि वह जो भी कहेंगे सही कहेंगे या उनके द्वारा जो भी बात या कथन किया जाएगा वह सत्य होगा। और स्थगन देना, इसका अर्थ यह हो जाएगा कि कोई भी कार्यवाही या जांच ऐसा अधिकारी कर रहा है तो वह उसको स्थगित कर सकता है कुछ समय के लिए, तो वह अधिकार भी उसको दिया गया है। इसी प्रकार शपथ पत्र पर जो भी साक्ष्य दिए गए हैं उन्हें वह ग्रहण करेगा तथा साक्षियों की परीक्षा, अर्थात जो भी गवाह हैं उनकी परीक्षा के लिए वह एक कमीशन का गठन भी कर सकता है। तो यह सभी शक्तियां जांच करने वाले अधिकारी के पास होंगी। धारा 317 में 2 पॉइंट और बाकी हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। आगे धारा 317 में बताया है कि जांच अधिकारी स्वप्रेरणा से भी किसी व्यक्ति को जिसकी साक्ष्य उसको तात्विक प्रतीत हो समन कर सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के तहत उसे सिविल न्यायालय समझा जाएगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो जांच अधिकारी है वह किसी भी व्यक्ति जिसकी साक्ष्य उसको तात्विक प्रतीत होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति है
और उस जांच अधिकारी को ऐसा लगे कि इस व्यक्ति का जो प्रूफ है या एविडेंस है या इस व्यक्ति का कोई कथन उसकी कार्रवाई में सहायता कर सकता है, तो जांच अधिकारी ऐसे व्यक्ति का समन कर सकता है। समन का अर्थ अगर बेसिक तौर पर हम समझें कि कानूनी रूप से बुलावा, अर्थात न्यायालय में पेश होने के लिए जो बुलावा होता है वह समन कहलाएगा। तो समन कर सकेगा उस व्यक्ति का, अर्थात न्यायालय में पेश होने के लिए आदेश दे सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा। और आगे यह दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के तहत जांच अधिकारी को सिविल न्यायालय समझा जाएगा। आगे स्पष्टीकरण में यह दिया गया है कि साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजनार्थ राज्य की सीमाएं अधिकारी की अधिकारिता की सीमा होंगी। इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि साक्षियों को हाजिर कराने के लिए जो सीमाएं राज्य की हैं वही उस अधिकारी की होंगी। आगे तीसरा पॉइंट यह है कि साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने वाले व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय जांच करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिलवाए जा सकेंगे तथा उस खर्चे का भाग समझा जाएगा। अब इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जांच अधिकारी यदि किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए हाजिर करवाता है या कोई व्यक्ति साक्ष्य लेकर या साक्ष्य के रूप में उपस्थित होता है, तो उसके द्वारा जो भी खर्चा हुआ है उस व्यक्ति के द्वारा, चाहे तो वह खर्चा साक्ष्य को लाने में हुआ हो और वह व्यक्ति यदि खुद ही साक्ष्य के रूप में है, अर्थात वह गवाही देने के लिए आ रहा है, तो उसका जो भी खर्चा हुआ है वह खर्चा जांच अधिकारी उसको दिलवाएगा और उस खर्चे को इस पूरी कार्यवाही जो चल रही है उसके खर्चे का भाग समझा जाएगा। तो इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, खर्चों का संदाय राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर होगा और उसको यह निर्धारित करने की कि ऐसे खर्चे का संदाय किसके द्वारा और किसको तथा किस सीमा तक किया जाना है तथा ऐसे खर्चों पर ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष से अधिक ना हो अनुज्ञात करने की पूर्ण शक्ति होगी तथा खर्चे व ब्याज भू राजस्व के बकाया की भांति वसूले जाएंगे। तो इस पॉइंट का अर्थ होगा कि इस पूरी कार्यवाही में जो भी खर्चे हो रहे हैं वह सभी खर्चे का भुगतान राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार यह तय करेगी कि किसको भुगतान करना है और किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा और किस सीमा तक भुगतान किया जाएगा, यह सब राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और जो भी खर्चे हो रहे हैं उन पर ब्याज दर है वह 15% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं लगेगी, यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसके संबंध में जो भी निर्णय हैं उन सभी निर्णयों को अनुज्ञात करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी। आगे यह बताया गया है कि जो भी खर्चे हैं और ब्याज हैं उनको वसूलने का वही तरीका अपनाया जाएगा जो भू राजस्व के बकाया को वसूलने के लिए अपनाया जाता है। तो धारा 317 के अंदर यही दिया गया है। धारा 317 हमारी यहाँ समाप्त होती है। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराएं पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे शेयर करें वीडियो को, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।